हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो हमें क्वेश्चन 5 में एक डायग्राम दे रखा है, ये वाला। इसमें एक नंबर लाइन है, इसमें 7 तक पॉइंट्स मार्क हैं और इसमें ABCDEFG पॉइंट्स नेम दे रखे हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कि डी, इसमें हमें वेरीफाई करना है कि डी मिड पॉइंट है AG का। AG क्या है आपका, ये पूरा 1 से लेकर 7 तक का, और ये जो D है ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट को किसी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, होल क्या होगा 8 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस करोगे तो हमारा तो पूरा लाइन सेगमेंट आ जाएगा। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन से एक्सरसाइज में वो आपको बता चुका हूँ कि अगर एक लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में बांटते हो तो जो दो पार्ट्स की मेजरमेंट होंगी उसको ऐड करोगे तो पूरे लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट आ जाएगी। तो अगर ये 4 है, ये 4 है तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और मिड पॉइंट क्या होता है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो अगर इस लाइन सेगमेंट का ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो ये इतना हिस्सा 4 सेंटीमीटर होगा, इतना हिस्सा 4 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि 8 का अगर हाफ करोगे तुम, 8 का अगर हाफ करोगे तो 4 आएगा। इसका मतलब 8 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अगर 8 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को अगर कोई इसका मिड पॉइंट होगा तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये होता है मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि डी है, जो डी है वो मिड पॉइंट है AG का। अब देखो जो डी है, अब AD है, AG है। अगर डी मिड पॉइंट है तो दो लाइन सेगमेंट होंगे इसमें, AD और DG, AD और DG। इसमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। जब दो लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट कॉमन आता है, इसका मतलब क्या है, वो उसका मिड पॉइंट, वो उसके बीच का पॉइंट, वो जो पॉइंट है जो कॉमन है वो उनके बीच में लाई करेगा और बाकी जो दो पॉइंट है वो उसके एंड पे होंगे। ठीक है, तो ये D आ रहा है बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, अब देखो A से D तक कितनी यूनिट है। इसमें मैं बता नहीं रखा कि कितने का गैप है, सेंटीमीटर का, मीटर का, तो मैं इसमें यूनिट मान लेता हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 2 1 यूनिट, 2 से लेकर 3 1 यूनिट, यहीं से तो शुरू है A, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 1 से लेकर 2 1 यूनिट, 2 से लेकर 3 1 यूनिट और 3 से लेकर 4 1 यूनिट। 1 + 1 + 1 यानी 3 यूनिट्स। अब लेते हैं D से G तक का गैप। D से G तक का गैप देखोगे तो कितना होगा, 1 से 1 यूनिट है ना, 4 से 5 1 यूनिट, 5 से 6 8 यूनिट और 6 से 7 1 यूनिट, यानी इसका भी 3 यूनिट्स। अगर कोई लाइन सेगमेंट है और इसमें बताना है कि ये इसका मिड पॉइंट है तो ये और ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। अगर ये इसका मिड पॉइंट दे रखा है तो ये और ये इक्वल आने हैं, और अगर ये मिड पॉइंट पूछा है कि इसमें बताना है कि ये मिड पॉइंट है तो हमें ये इक्वल और ये इक्वल बताना पड़ेगा। तो AD देखेंगे वो भी 3 यूनिट्स आ रहा है, ये वाला हिस्सा इसका, और DG देखोगे वो भी 3 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, ये हमारी 1 स्टेटमेंट हो गई, ये हमारी 2 स्टेटमेंट हो गई। फ्रॉम 1 and 2 we can say that जो D है इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। क्यों? क्योंकि इधर भी AD भी 3 यूनिट्स है और DG भी 3 यूनिट्स है, इधर भी 3 यूनिट इधर भी 3 यूनिट, दोनों पार्ट्स इक्वल है। इसका मतलब AG लाइन सेगमेंट को D जो पॉइंट है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो D है वो AG का मिड पॉइंट है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 6 में ये दिया है कि जो B है वो मिड पॉइंट है AC का, जो B है वो आपका मिड पॉइंट है AC का, और जो C है वो आपका मिड पॉइंट है BD का। ठीक है, और ABCD एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स है। लाइन ले लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। क्या दिया है, जो B है वो किसका मिड पॉइंट है, BD का, सॉरी AC का। AC का मिड पॉइंट है B, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। B अगर मिड पॉइंट है AC का तो ये भी इसका, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। फिर क्या दिया है, C मिड पॉइंट है BD का, जो C है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का मिड पॉइंट है, तो मतलब ये इसके इक्वल है इसका। तो हमें बताना है कि जो AB है वो
सी डी के इक्वल होगा। कैसे? देखो, एक आपकी प्रॉपर्टी होती है, एक मतलब एक यूक्लिड ज्योमेट्री का एक चैप्टर होता है क्लास 9th में, उससे रिलेटेड बहुत सारे, उससे एक आपका एक पॉइंट होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज एक जो दो अलग अलग चीज किसी एक चीज के इक्वल हैं, तो वो जो दो अलग अलग चीज हैं वो आपस में भी इक्वल होंगी। ये चीज अभी इस्तेमाल करी जाती है, लेकिन आपको ये पॉइंट मैंने बताया नहीं जाता, ये मैंने आपको बता दिया है। क्या है वो पॉइंट? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मान लो ए है वो बी के इक्वल है और सी है वो भी बी के इक्वल है, तो जो आपका ए है वो सी के इक्वल होगा। ए बी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है, तो ए और सी के इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी मिड पॉइंट है, अगर बी मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए भी किसके इक्वल है? बी सी के। ए भी किसके इक्वल है? बी सी के, अगर बी मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, अगर सी मिड पॉइंट है सी डी का, बी डी का, सी मिड पॉइंट है बी डी का, तो हमारा बी सी किसके इक्वल हो गया? बी सी किसके इक्वल हो गया? सी डी के। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लग रही है, वही पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब? ए भी हमारा बी सी के इक्वल है और सी डी भी हमारा बी सी के इक्वल है, तो ये दोनों कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ये चीज दोनों चीजों के इक्वल है। इसका मतलब ए भी हमारा किसके इक्वल है? सी डी के। ये पॉइंट आगे भी कुछ क्वेश्चनों में बहुत काम आएगा। क्या पॉइंट है? थिंग्स विच आर इक्वल टू, मैं अभी बोर्ड पे लिख लिया, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या होता है? अगर ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी है वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी सी डी के इक्वल है, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि बी एक मिड पॉइंट है और सी एक मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ए बी सी डी के इक्वल होगा। और यही हमें प्रूफ करना है, वाई सी वाई ए बी सी डी। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है बी सी के, तो इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी के इक्वल है। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 5 और 6 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन 7 में, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। 5 ट्रायंगल बनाने हैं, उनकी साइड्स मेजर करनी है। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड, जो कोई भी ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 2 साइड। जो 2 साइड का सम होगा वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। देख लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पे अभी आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ, उसी को देखते देखते आप 5 ट्रायंगल अपने आप, बाकी 4 ट्रायंगल आप अपने आप बना सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 5 ट्रायंगल्स दे रखा है। एग्जाम में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ट्रायंगल पूछे जाएंगे, बाकी 2 आप अपने आप बना सकते हो। एक ट्रायंगल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 से, और ये मान लो हमने 6 सेंटीमीटर ले ली। देखो, पहले हम इन दोनों साइड की बात करते हैं। 4 और 3 का सम करेंगे तो 7 आएगा। 7 बड़ा आ रहा है 6 से, 7 बड़ा आ रहा है 6 से। पहले केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। दूसरा देखते हैं, अब ये दोनों साइड लेते हैं, 3 और 6 को सम करते हैं, कितना आएगा? 9। 9 बड़ा है 7 से, 9 बड़ा किससे है? 4 से। तब भी ट्रू आ रही, फॉल्स आ रही है स्टेटमेंट। 3 और 6 9 होते हैं, 4 से बड़ी है ना। 4 और 6 को लेते हैं, 10। क्या 10 3 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि जो सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। यहाँ पे जगह एक प्रॉपर्टी होती है जो हायर क्लासेस में यूज करी जाती है। वो क्या होती है कि जो ट्राइंगल की 2 साइड का सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा दे रखा है, तो ये फॉल्स है। वो आपको अभी प्रॉपर्टी बताई नहीं जाती, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लेस की जगह ग्रेटर होना चाहिए। जो 2 साइड का सम है वो हमेशा बड़ा होगा। अगर आप कोई ऐसा ट्राइंगल बना दो तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 7 है, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मान लो ये 2 सेंटीमीटर बना रहे हो और ये 2 सेंटीमीटर बना रहे हो, तो ये आप कुछ भी कोशिश कर लो, ये आप कुछ भी कोशिश कर लो, जो 2 और 2 का 4, 2 और 2 का सम है 4, वो उससे 4 से छोटी ही बनेगी। सॉरी, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का सम करोगे 4, तो ये जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर से छोटी होगी, 4 सेंटीमीटर से कभी बड़ी नहीं होगी। अगर आप मान लो कोई भी ट्रायंगल बना तो उस पर ऐसी नेमिंग कर दो
कि जो दो साइड का सम है वो तीसरी साइड से छोटा आ रहा है, तो आपका ट्राइंगल कभी पॉसिबल नहीं है बनने का। ऐसा ट्राइंगल कभी नहीं बन सकता। आप खुद बना के देख लेना, ऐसा ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा कि जो किसी दो साइड का सम करोगे तो वो तीसरी साइड से छोटा है, नहीं। हमेशा जो दो साइड का सम होगा वो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। यहाँ भी देख लो 6 से बड़ा है, यहाँ भी देख लो 4 से बड़ा है, यहाँ भी देख लो। ऐसे आप ट्राइंगल बना के आप देख लेना। और ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे लेस की जगह क्या होना चाहिए, ग्रेटर। वो आपको अभी बताया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब दो साइड का सम है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। यहाँ पे आपको ऐसी जनरली क्वेश्चन दे दिया कि फाइव ट्रायंगल बना के देख लो और ये प्रॉपर्टी बता दो कि ऐसा है कि नहीं। आपके आंसर शीट में भी लिखा है नेवर। आपको आंसर शीट में भी ये नहीं बताया कि हमेशा बड़ा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। मैंने आपको एक ट्रायंगल में करके दिखा दिया। अगर आप मान लो एक ट्रायंगल बना दो और उसमें ऐसे नेमिंग कर दो सेंटीमीटर की कि जैसे ये 2 है, ये 2 है और ये आपने 7 कर दिया, ऐसा ट्रायंगल आप बनाओगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा ट्रायंगल आप बनाओगे, अगर मान लो ये 7 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, तो आप अगर 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे ना, तो वो कभी आपस में मीट ही नहीं करेंगी। और ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा क्लोज होता है, पॉलीगन है, हमेशा क्लोज होता है, तो ट्रायंगल कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा ट्रायंगल कभी आपसे बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा जो ट्रायंगल का दो साइड का सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। यहाँ पे लेस दे रखा है, वो फॉल्स है। ये आपको पहले से बात पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन में आपसे जितने भी ट्रायंगल पूछे जाए आप ऐसे बता देना कि है ना कि जो साइड का सम है वो हमेशा बड़ा होगा। और जब आप ट्रायंगल बनाने बैठोगे तो आप जब भी ट्रायंगल जब भी बनाओगे तो हमेशा आप दो साइड, हमेशा आप अगर बनाते समय भी ध्यान ना दोगे, अगर आप बनाओगे भी ना तो हमेशा दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा ही आएगा। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 7 का।